बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 2.1 है, स्टेट द राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर प्रोडक्ट। राइट हैंड रूल जना आपने इसको डिफाइन करना है, दो वेक्टर्स का क्या होता है। तो ये हम ऑलरेडी टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, सबसे पहले आपने उनकी टेल्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। जैसे कि ये एक वेक्टर ए है हमारे पास, दूसरा ये वेक्टर हमारे पास बी है। तो अगर आपने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो फिर आप ए को रोटेट करेंगे बी की तरफ कुछ यूं, और आपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ना है कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो ऐसे हों और इनको आपने ऐसे कर्ल करना है, यानी कि मरोड़ना है इस डायरेक्शन में। तो आपका जो सीधा अंगूठा होगा, इरेक्ट थंब होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। अगर आपने बी क्रॉस ए करना है फिर आप फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे। तो ये राइट हैंड रूल है। इसका आंसर हम पढ़ भी लेते हैं। इन ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा होता है। एंड जो ना ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, जो कि ए और बी के हमेशा परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बनाएगा। उसके बाद कहता है द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। यानी कि आपने अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको रोटेट करना है। जैसे यहाँ पे देखें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और वो फिंगर्स को कर्ल कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी कि ए से बी की डायरेक्शन में। उसके बाद कहते हैं थ्रू स्मॉलर एंगल ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। और आपने रोटेशन इस तरह करना है कि आपने स्मॉलर एंगल की डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है। अब देखें ए से आपने बी पे जाना है, तो एक तो आपके पास ए से बी वाली ये डायरेक्शन है और दूसरी ए से बी वाली ये है। अब स्मॉलर एंगल जो है वो ये वाला बनता है। स्मॉलर एंगल आप समझें जो स्मॉलर पाथ है, यानी कि शॉर्ट पाथ आपने चूज करना है। तो कहता है आपने स्मॉलर पाथ को या स्मॉलर एंगल को यहाँ पे चूज करना है विद इरेक्ट थंब, और अंगूठा आपका सीधा होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इरेक्ट थंब, वो अंगूठे की डायरेक्शन में ही होगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में अंगूठा होगा उसी डायरेक्शन में ये चेक करें उसने एन यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन बताई हुई है। तो ये था हमारे पास राइट हैंड रूल क्वेश्चन नंबर 2.1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.2, डिफाइन इंपल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम। एक तो आपने इंपल्स की यहाँ पे डिफाइन करनी है, दूसरा आपने मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन भी बताना है। तो इसका आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इंपल्स की डिफाइन आपने यहाँ पे कर लेनी है सिंपल, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। ये डिफाइन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये डिफाइन भी कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ impulsive force and time is called impulse। ये हमारे पास impulse की डिफाइन होगी। उसके बाद आपने मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन बनाना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है F इक्वल m, उसके बाद mvf माइनस mvi ओवर t। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। उसके बाद t जो नहीं इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा, f इंटू टी बन गया और इधर बच गया mvf माइनस mvi। f इंटू टी जो है ना ये इक्वल है i के इम्पल्स के, ये देखें ये लिखा हुआ, और यहाँ पे बाकी हमारे पास आ जाएगा i इम्पल्स और ये आ गया mvf माइनस mvi। जो इम्पल्स है ना वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, नहीं चेंज इन मोमेंटम के। ये याद रखना, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर आप लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये गलत होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो ना वो फोर्स के इक्वल होता है। तो इसलिए चेंज इन मोमेंटम जो ना ये इक्वल आएगा इम्पल्स के। ये हमने इसकी डेरिवेशन, इसका रिलेशन भी ड्राइव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2.3 है, बिटवीन एन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक प्लेन। इलास्टिक और इन इलास्टिक प्लेन में क्या फर्क है ये आपने बताना है। तो सिंपल ट्रिक है जी, इलास्टिक प्लेन ऐसी प्लेन होगी जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और जो पी मोमेंटम है ये दोनों ही कंजर्व होंगे। और जो इन इलास्टिक प्लेन है ये ऐसी प्लेन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो ना वो कंजर्व नहीं होगी, जबकि मोमेंटम जो ना वो इसमें कंजर्व होगा। ये हमारे पास इन इलास्टिक प्लेन होगी। तो इतनी सी आपने इसकी डिफाइन करनी है। हम इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। द प्लेन इन विच द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व इज कॉल्ड इलास्टिक प्लेन। सेम यही चीज आप लिखेंगे, लेकिन जहां पे लिखा है इज कंजर्व, यहाँ पे आप लिख दें इज नॉट कंजर्व, तो ये आपकी बन जाएगी इन इलास्टिक प्लेन। तो यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ प्लेन इन विच ओनली मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। तो बात एक ही है, लेकिन आप ऊपर डिफाइन में चेंज कर लें, वहां पे नॉट लिख लें, तो वही डिफाइन इन इलास्टिक की बन जाएगी। और ये साथ उसने फार्मूला भी मेंशन कर दिया है कि इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल इक्वल होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, इसमें इक्वल नहीं होगी, यानी कि कंजर्व नहीं होगी।
और इसमें मोमेंटम कंजर्व है और इसमें भी मोमेंटम कंजर्व है, यानी कि मोमेंटम दोनों में कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक इक्विलिब्रियम में कंजर्व होगी। क्वेश्चन नंबर 2.4 है शो दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, आल्सो स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। दूसरा आपने इसकी डिफाइन भी करनी है और ये शो करना है कि जो एफ है ना वो इक्वल होता है चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो बड़ी सिंपल सी इसकी डेरिवेशन है, हमें पता थी ए एक्सलेशन है और एक्सलेशन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है डेल वी ओवर डेल टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जो डेल वी है ना इसमें जो चेंज है वो हम इस तरह लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सलेशन का फार्मूला हमारे पास ये बन गया। उसके बाद एफ जो ना वो इक्वल होता है एम ए के, ये न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ा हुआ है, एफ इक्वल एम ए, एम ऐसे आ गया और ए की जगह हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, वो है हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल टी। अब जो एम है ये मल्टीप्लाई कर लेगा अंदर जाकर, ये बन गया एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल टी। और ये जो एम वी एफ है ये हमारे पास बेसिकली फाइनल मोमेंटम है। मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास है पी इक्वल एम वी। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पी और एम वी के साथ हम लिखते हैं यहाँ पे आई, तो पी के साथ भी आई आएगा, चूंकि मोमेंटम वैस और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम भी इनिशियल होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पी इक्वल एम वी एफ तो पी के साथ भी एफ आएगा। तो यहाँ पे बस उसने ये किया है कि जहाँ पे एम वी एफ है तो इसकी जगह उसने लिख दिया पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम, और एम वी आई की जगह उसने लिख दिया पी आई यानी कि इनिशियल मोमेंटम ओवर डेल टी। इसको मजीद हम पी एफ माइनस पी आई को ऐसे लिख लेंगे डेल पी, जैसे हमने डेल वी को लिखा है वी एफ माइनस वी आई, तो डेल पी ओवर डेल टी बन गया। अब जब कोई भी चीज़ टाइम के साथ डिवाइड होती है उसको हम पढ़ते हैं द रेट ऑफ चेंज। अब जो ऊपर चीज़ आ रही है वो मोमेंटम है, तो हम पढ़ेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये इसकी डिफाइन हो जाएगी जो उसने यहाँ पे की हुई है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 2.5 है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आल्सो स्टेट कंडीशन अंडर विच इट होल्ड्स। एक तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डिफाइन करनी है, दूसरा आपने वो कंडीशन बतानी है जिसमें ये होल्ड करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंपली वही है कि टकराने से पहले का मोमेंटम इक्वल होगा टकराने के बाद का मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के। और इसका हमने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है m1v1 प्लस m2v2 ये इक्वल होता है m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला है। हम इसकी डिफाइन लिख लेते हैं, हम इसकी डिफाइन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का होना जरूरी है और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो ना ये होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और जब आप ये डिफाइन करेंगे साथ ये फार्मूला भी लिख लें। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस है, वो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड। आइसोलेटेड सिस्टम आपको पता है ऐसा सिस्टम होता है इस पे बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती। तो उसने पूछा था कौन सी कंडीशन में ये होल्ड करेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम वाली कंडीशन में ही होल्ड करेगा, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करेगा। तो आपने बस इतना ही ये करना है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.5 था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.6। इसमें कहता है शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपने ये शो करना है कि जो रेंज है प्रोजेक्टाइल की ये 45 के एंगल पे मैक्सिमम होती है। तो बड़ा आसान सा ये भी क्वेश्चन है। अब जो रेंज है उसका फार्मूला हमारे पास होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अगर आपने मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो मैक्सिमम रेंज के लिए याद रखिएगा उसने कहा कि आपने ये शो करना है कि जो एंगल है हमारे पास 45 डिग्री है इस पर मैक्सिमम रेंज आती है। मैक्सिमम रेंज का मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास होती है जी 1। और अब हम एंगल 45 पुट करके देख लेते हैं। और मैक्स का मतलब मैक्सिमम, वी आई स्क्वायर ऐसे आ गया, साइन 2 भी ऐसे आ गया, थीटा की जगह आ गया 45 और नीचे आ गया जी। वी आई स्क्वायर फिर ऐसे बन गया, साइन 2 45 के साथ मल्टीप्लाई करेगा साइन 90 आ गया और नीचे आ गया जी। उसके बाद फिर वी आई स्क्वायर ऐसे ही साइन 90 होता है 1 के इक्वल और नीचे आ गया जी। तो हमारे पास फार्मूला फाइनल बन गया वी आई स्क्वायर ओवर जी। ये आर मैक्सिमम का फार्मूला है जो उसने ये वाला लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2.7 है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करें और ये टाइम ऑफ फ्लाइट वो होना चाहिए जिसमें जो प्रोजेक्टाइल है ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है। अब हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। बेसिकली प्रोजेक्टाइल की जो डायग्राम है कुछ इस तरह होती है। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। तो हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो टाइम होता है उसका हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं और वो हमारे पास आता है 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये प्रॉपर हमने डेरिवेशन की हुई है।
और वो कहता है कि जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, यानी कि ये वाली जो हाइट है इसकी मैक्सिमम, यहाँ से लेके ये वाली हाइट, इस पे इसका जो टाइम है वो आपने बताना है कितना होगा। अब देखें उसको यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक इतना टाइम लगता है। तो ये जो हाइट है ये इसके सेंटर में आ रही है, तो यहाँ तक फिर इसको टाइम जो है वो आधा लगेगा। यानी कि फिर हम कहेंगे ये जो टाइम होगा, अगर इसको हम टी प्राइम का नाम देते हैं तो ये कुल आएगा T/2 के, यानी कि जो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका ये हाफ हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे यही लिखेंगे, यानी कि टी प्राइम इक्वल आ जाएगा T/2 के, और ये जो फार्मूला इसको आप डिवाइड कर दें 2vi sin θ/g है, इसको आप 2 के साथ डिवाइड कर दें, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो फाइनल हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा vi sin θ/g। ये बन गया हमारे पास टी प्राइम। क्वेश्चन नंबर 2.8 है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 800 मीटर। ये उसने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई है, यानी कि आर मैक्स की वैल्यू दी हुई है हमें, और आर मैक्स इक्वल होता है vi²/g। अभी हमने प्रूव किया है, ये हमारे पास 800। उसके बाद कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट, हाइट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है बाय द प्रोजेक्टाइल, थीटा इक्वल जो ना वो 60 है, और जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब उसने एक तो हमें मैक्सिमम रेंज दी हुई है जो यहाँ पे उसने लिखी हुई है आर मैक्स, यानी कि vi²/g इक्वल है 800 मीटर के, और दूसरा जो है वो हमने हाइट फाइंड करनी है, और जो हाइट का फार्मूला हमारे पास h इक्वल होता है vi² sin² θ/2g। ये फार्मूला, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं vi² और g जो ना इसका सेपरेट कर लें इंटू sin² θ/2 जो है ना ये सेपरेट कर लें, ये मल्टीप्लाई करके फिर वही आपके पास फार्मूला आ जाता है जो पहले लिखा हुआ है। इसको सेपरेट करने का हमारा मकसद ये है कि vi²/g की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो है 800, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 800 इंटू sin² θ जो ना हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री से ये दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे 60 डिग्री, और ऊपर आ गया इसका होल का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2। ये वाला जो 2 है ये 800 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 4, और साइन 60 आप जो ना कैलकुलेटर पे लिखें फिर इसका स्केल लें, तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा, वो आएगा 3/8। यहाँ ये डेसिमल में भी आ सकता है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 300 मीटर। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.1 है व्हाई डज अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री मिस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड। इसमें कहता है कि एक जो हंटर है, शिकारी है, वो कोई बर्ड यानी कि परिंदा दरख्त पे बैठा हुआ है, इस तरह करके यहाँ पे आप इमेजिन कर लें कोई परिंदा बैठा हुआ है, और नीचे से इसको जो ना वो हिट करेगा, लेकिन उसका जो निशाना है वो मिस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे निशाना लगने के बजाय उसका जो टारगेट है वो मिस हो जाता है, वो यहाँ पे आगे लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब कोई बंदा दूर से टारगेट पे हिट करेगा तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी उस प्रोजेक्टाइल को नीचे को अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी, तो इस ग्रेविटी की वजह से जो ना उसका निशाना मिस हो जाएगा। अब इसका आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। आंसर में कहता है द हंटर मिसेस बिकॉज द बुलेट फॉलोज अ कर्व पाथ ड्यू टू ग्रेविटी। जो बुलेट है, जो गोली है, ये फॉलो करेगी जो कर्व पाथ है, यानी कि ऐसे सीधा जाने के बजाय वो ऐसे बेंड हो जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन उसने नीचे दी हुई है। अब बुलेट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे को अट्रैक्ट होगी। लाइक एनी ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर को जाता है, फ्री फॉल करता है, ग्रेविटी उसको नीचे को खींचेगी। व्हाइल द हंटर एम्स डायरेक्टली एट द बर्ड, जबकि शिकारी की कोशिश थी या उसका मकसद था परिंदे को डायरेक्ट हिट करे। द बुलेट ड्रॉप्स वर्टिकली ड्यूरिंग फ्लाइट, तो वो जो ना बर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है और जो ना वो बुलेट थोड़ी सी नीचे ऐसे ड्रॉप हो गई है, इसलिए उसका जो निशान है वो मिस हो गया। इतनी सी एक्सप्लेनेशन आपने लिख देनी है, आपके 2 नंबर जो ना पक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 2.2 है अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड। हीप ऑफ सैंड का मतलब होता है रेत का जो ढेर होता है, उसको कहते हैं डज नॉट हर्ट। वो कहता है इतना हर्ट, इतनी उसको चोट नहीं लगती। मोर एज कंपेयर टू अ पर्सन, उसके मुकाबले में, उस शख्स के मुकाबले में फॉलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर, जो कि कंक्रीट के फ्लोर यानी कि फर्श पे गिरता है। वाई, वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है, आपने बताना है। यानी कि सवाल ये है कि एक बंदा जो रेत के ढेर पे गिरता है तो उसको इतनी चोट नहीं लगती, बजाय उसके मुकाबले में जो बंदा जो ना कंक्रीट के फर्श पे गिरा है उसको ज्यादा चोट लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी हम टॉपिक इम्पल्स वाला पढ़ चुके हैं, इसको हम एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर लेते हैं। इसका जो हमारे पास आंसर है बेसिकली वो ये है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आई जो ना वो इक्वल है एफ इंटू टी के। अब यहाँ पे जो टाइम है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो उधर बच गई फोर्स। जो फोर्स है और जो टाइम है इनका आपस में इनवर्स रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। इसका ये मतलब है कि अगर कोई बंदा रेत के ढेर पे गिरता है तो रेत जो ना थोड़ी सी कंप्रेसिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है,
तो उस बंदे को रेत में नीचे फर्श पे लगने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। लेकिन जो कंक्रीट है ये एक सॉलिड है, सख्त है, जैसे ईंट होती है, तो जब कोई बंदा इस पे आके गिरेगा तो वो डायरेक्ट ज़मीन पे फ्लोर पे लगेगा ना, उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, तो उसको टाइम जो है वो कम लगेगा, तो फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। फिर ये वजह है कि उसको चोट ज़्यादा लगेगी। लिखा हुआ है द पर्सन फॉलिंग ऑन सैंड इज लेस हर्ट बिकॉज सैंड इंक्रीजेज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब टकराने का जो टाइम है, एंड रिड्यूसेस फोर्स, तो वो टाइम को बढ़ा देती है और फोर्स को कम कर देती है। उसकी वजह क्या है कि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है एफ डेल पी और डेल टी वाला, यानी कि फोर्स और टाइम आपस में इनवर्स रिलेशन बनाते हैं। आगे वो कहता है कि वाइल कंक्रीट फ्लोर डज नॉट कंप्रेस, कंक्रीट का जो फ्लोर है ये तो कंप्रेस ही नहीं होगा, सो इम्पैक्ट इज मोर, जो टाइम है ये बहुत कम होगा, सडन एंड फोर्सफुल, और जो फोर्स है वो ज्यादा होगी, यानी कि असर बहुत ज्यादा होगा और उसको अचानक फोर्स लगेगी। टाइम कम होने की वजह से टाइम कम होगा, फोर्स ज्यादा लगेगी, तो फिर उसको दर्द भी ज्यादा होगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3, इसमें कहता है स्टेट द कंडीशन अंडर विच बर्ड्स फ्लाई इन एयर। आपने वो कंडीशन बतानी है जिस कंडीशन के तहत जो परिंदे हैं ये हवा में उड़ते हैं। कौन सी कंडीशन है? इसकी सिंपल सी एग्जांपल ऐसे ही है, जब आप रोड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन आपको अपोज करती है, वो चलने नहीं देती है, और आप आगे को फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन आपको पीछे को फोर्स लगा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप चलें तो फिर आपके पास फ्रिक्शन से एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं चल सकते। एक और एग्जांपल है कि अगर आप किसी गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं तो उसका जो मैस है वो फ्रिक्शन पैदा कर रहा है, उसका जो मैस है इस वक्त वो फ्रिक्शन का रोल प्ले कर रहा है, और आपको थोड़ा सा फोर्स लगाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन आप उसको चला लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बैठ जाता है उसके ऊपर तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं आप गाड़ी को धक्का लगा सकें, उसको चला सकें, तो फिर आपके पास फ्रिक्शन के मुकाबले में फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। अब जो परिंदे ना ये ऊपर को जाते हैं तो ग्रेविटी इनको नीचे को खींचती है। इनके जो पंख होते हैं, जो इनके पर होते हैं, अगर उनकी जो फोर्स है, जो पंखों की या परों की फोर्स है, वो ग्रेविटी की फोर्स से ज्यादा हो तो फिर ही ये हवा में उड़ सकते हैं, अदरवाइज ये हवा में नहीं उड़ सकेंगे। बस यहाँ पे काम है, यानी कि सिर्फ यही कंडीशन है कि जो इनकी फोर्स है वो ग्रेविटी की फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए। कहते हैं बर्ड्स फ्लाई बाय क्रिएटिंग एन अपवर्ड लिफ्ट फोर्स ग्रेटर देन देयर वेट। वेट का मतलब ग्रेविटी की फोर्स है, अगर उनका जो वेट है या ग्रेविटी की फोर्स है उससे ज्यादा ये इनके पंख फोर्स लगाते हैं तो फिर ही ये ऊपर उड़ सकते हैं। बर्ड्स फ्लैप विंग्स टू पुश एयर डाउनवर्ड, ये हवा को नीचे को धकेलते हैं। क्रिएटिंग लिफ्ट ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब ये हवा को नीचे को धकेलेंगे तो हवा इनको ऊपर को धकेलेगी। दस बर्ड कैन फ्लाई बाय जनरेटिंग सफिशिएंट लिफ्ट एंड थ्रस्ट विच आर अचीव थ्रू फ्लैपिंग देयर विंग्स फ्लाइट। तो बार बार वही बात कर रहा है कि जब ये नीचे को फोर्स लगाएंगे, विंग्स मीन उनके पंख हैं, तो जो हवा है ये इनको ऊपर को धकेलेगी, और अगर इनकी जो फोर्स है वो ग्रेविटी की फोर्स से यानी कि इनके वेट से ज्यादा होगी तो ये फ्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.4 है हमारे पास, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस फॉर विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हीकल आर। आपने सर्कमस्टेंसेस कहते हैं हालात को या कंडीशन कह लें, वो कंडीशन बतानी है जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ये वाले रिलेशन हो जो उसने यहाँ पे दिए हुए। पहला रिलेशन है v इज जीरो, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो बट a इज नॉट जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो। आपने ये बताना ये कब पॉसिबल है। इसकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन का फार्मूला, वो है हमारे पास डेल v ओवर डेल टी। एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। इमेजिन करें कि एक गाड़ी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। अचानक ड्राइवर गाड़ी को ब्रेक लगाता है, वो गाड़ी रुक जाती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है 0। तो अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले वेलोसिटी थी 5, अब वेलोसिटी बन गई 0, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गई है 0। तो इस लम्हे वेलोसिटी तो 0 है, वेलोसिटी हमें 0 चाहिए थी, और एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका आंसर यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं व्हेन सडन ब्रेक्स, जब अचानक ब्रेक लगती है, अप्लाइड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, एन व्हीकल स्टॉप, गाड़ी रुक जाती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 होगी, देन द वेलोसिटी v इज 0, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट a इज नॉट 0, लेकिन a एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी चेंज होकर 0 हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन उस लम्हे होगा। जो पार्ट 2 है इसमें कहता है a इज 0 बट v इज नॉट 0। अब उसने उलट कर दिया, पहले कह रहा था v 0 हो और a नॉट 0 हो, अब वो कहता है a 0 हो और v 0 ना हो। ये कब पॉसिबल है? देखिए, अगर कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज़ जो ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो फिर उस वक्त वेलोसिटी उसकी 0 नहीं होगी, लेकिन एक्सेलरेशन जो ना वो 0 होगा। उसकी वजह यह है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना ज़रूरी है।
अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो होगी कुछ ना कुछ, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन उस समय 0 होगा। तो यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर उसने लिखा हुआ है while when a vehicle is moving with uniform velocity in straight line का मतलब उसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज होनी चाहिए। a 0 एक्सेलरेशन 0 होगा बट v इज नॉट 0, लेकिन वेलोसिटी उस वक्त जो है ना वो 0 नहीं होगी। उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास जो इसका ऑप्शन है वो है परपेंडिकुलर टू वन एंड अदर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। और ये सिर्फ उस केस में हो सकता है जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे, तो सर्कल में जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी, यानी कि सेंटर की तरफ होगी, और जो वेलोसिटी है वो कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड, कभी राइट साइड पे, कभी लेफ्ट साइड पे, वो हमेशा एक्सेलरेशन के साथ 90 का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कल द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2.5 है डिस्क्राइब ब्रीफली का मतलब मुख्तसर इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। आपने ये बताना है कि हवा की जो रुकावट होती है इसका रेंज पे या हाइट पे क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे तो रेंज लिखी हुई है लेकिन जो अपडेटेड बुक है उसमें हाइट भी है, तो हाइट पे क्या इफेक्ट होगा। देखें एक लफ्जी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मीन रुकावट, तो रुकावट का मतलब भी क्या होता है किसी चीज को कम करना, अपोज करना। तो जो एयर रेजिस्टेंस है ये हाइट को भी कम करेगी और रेंज को भी कम करेगी, इसको डिक्रीज करेगी। तो इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, बोथ दोनों को, द रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, रेंज को भी और मैक्सिमम हाइट को भी। एयर रेजिस्टेंस अपोजेस द हॉरिजॉन्टल मोशन, रेंज हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, स्लोइंग द प्रोजेक्टाइल डाउन एज अ रिजल्ट इट कवर्स लेस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सो द रेंज डिक्रीजेस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होगा यानी कि रेंज कम होगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है जैसे हवा चल रही है और आप बाल जो ना वो फेंकते हैं आगे की तरफ, लेकिन हवा की वजह से वो इतना आगे नहीं जा पाता, काफी डिस्टेंस तय करता है, नीचे गिर जाता है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, तो हम कहेंगे उसकी रेंज जो है ना वो कम हो गई है। ऐसे मैक्सिमम हाइट के लिए लिखा हुआ है एयर रेजिस्टेंस आल्सो एक्ट्स अगेंस्ट द अपवर्ड मोशन। अपवर्ड का मतलब जब कोई चीज ऊपर को जा रही है, हवा उसको नीचे को दबा रही है, रिड्यूसिंग द वर्टिकल स्पीड मोर क्विकली, तो उसकी वर्टिकल यानी कि ऊपर जाने वाली जो स्पीड है वो जल्दी से कम होगी। दिस causes the projectile to reach a lower maximum height than it would in a vacuum। वैक्यूम का मतलब जहाँ पे हवा नहीं वहाँ पे वो ज़्यादा ऊपर जाता है, जहाँ पे हवा है वहाँ पे वो कम ऊपर जाता है। तो खुलासा मुख्तसर ये है कि अगर हवा मौजूद नहीं तो फिर कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा, बॉडी ज़्यादा ऊपर जा रही है और आगे भी ज़्यादा जा रही है। लेकिन अगर हवा मौजूद है तो फिर जो प्रोजेक्टाइल है वो कुछ यूँ मूव करेगा, हाइट भी कम हो गई और रेंज भी कम हो गई। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस, इसमें मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो हम टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट, राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस पे लेक्चर मेरा अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। फिर डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डिस्कस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये भी लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है। ऐसे ही ड्राइव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ये भी लेक्चर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी हमने डिटेल में, ये सारे टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये सारे टॉपिक हम डिटेल में कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 के भी और चैप्टर नंबर 2 के भी। तो यहाँ पे 2.6 में कहता है एक्सप्लेन इलास्टिकली इन वन डायमेंशन, शो दैट रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर द सेम, ये भी हम कर चुके हैं और ये लेक्चर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ड्राइव द इक्वेशंस फॉर मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन इन टू डायमेंशनल कोलिजन, एक्सप्लेन एंड इनलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं जो कि डिटेल में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी हमारे रह गए इसके न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछें। अल्लाह हाफिज़।